हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो हाल ही में इंडियन नेवी द्वारा जो डिस्ट्रॉयर्स डिप्लॉय किए गए हैं मर्चेंट वेसल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, ये चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं। इंडिया की साइड से पहली बार इतने बड़े नंबर्स में इंडियन नेवी के फ्लैगशिप डिस्ट्रॉयर्स डिप्लॉय किए गए हैं, जिसके अंतर्गत कोलकाता क्लास के और विशाखापट्टनम क्लास के दो डिस्ट्रॉयर्स को डिप्लॉय किया गया है। और यहाँ पर खाली डिस्ट्रॉयर्स को डिप्लॉय ही नहीं किया गया है, बल्कि जो डिस्ट्रेस कॉल्स हैं उनको भी रिस्पॉन्ड किया गया है, जिसके अंतर्गत पहली डिस्ट्रेस कॉल जो है ये MV कैंप प्लूटो की साइड से आई थी। ये केमिकल वेसल करीबन 370 किलोमीटर की दूरी पर था गुजरात से, और इस पर एक ड्रोन अटैक हुआ था जो कि मोस्ट लाइकली हौतीज द्वारा किया गया था। तो ये इंडियन शिप तो नहीं था, पर 21 इंडियंस यहाँ पर जरूर थे। बाकी जो दूसरा बड़ा इंसिडेंट हुआ ये हाईजैकिंग अटेम्प्ट था MV लीला नॉफ्लॉक पे, जिसमें अगेन 15 इंडियन क्रू मेंबर्स थे। तो यहाँ पर जो हाईजैकिंग अटेम्प्ट था ये मोस्ट लाइकली सोमाली पायरेट्स द्वारा किया गया था, पर इंडियन नेवी के स्विफ्ट एक्शन की वजह से जो हाईजैकिंग है ये फेल रही, और इसका अच्छा खासा प्रेज जो है इंडियन नेवी को राइटफुली मिला भी। खैर, जो पायरेसी अटेम्प्ट्स हैं ये इंडियन ओशन में पहले के मुकाबले कम हो गए हैं। इसके पीछे जो बड़ा रीज़न रहा है ये कंबाइंड एफर्ट रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ की नेवीज़ का, जिन्होंने कंबाइंड पेट्रोलिंग करी है और कई पायरेसी अटेम्प्ट्स को न्यूट्रलाइज किया है। तो ये जो पायरेट्स हैं ये यूजुअली सोमालिया से आते हैं और उन मर्चेंट वेसल्स को टारगेट करते हैं जो कि रेड सी से होते हुए गल्फ ऑफ एडन के थ्रू अरेबियन सी में एंटर होती हैं। तो सोमालिया को एक तरीके से फेल्ड स्टेट माना जाता है, और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ये ऑलमोस्ट ना के बराबर है, जिसकी वजह से सर्वाइवल के लिए यहाँ पर क्राइम एक बड़ा सोर्स है। तो शुरुआत में जो छोटे मोटे गैंग्स हैं ये फिशिंग वेसल्स को टारगेट करते थे, पर धीरे धीरे मर्चेंट शिप्स को इन्होंने हाईजैक करना चालू किया। तो ये ऐसे मर्चेंट वेसल्स को हाईजैक करके रैंसम की डिमांड करते हैं, और कभी कभी क्रू के साथ वॉयलेंस में भी ये इंगेज हो जाते हैं। तो एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए कंबाइंड टास्क फोर्स को बनाया गया, जिसके अंतर्गत 34 कंट्रीज यहाँ पर इन्वॉल्व थी, और इनके कंबाइंड एफर्ट की वजह से अल्टीमेटली जो पायरेसी इंसिडेंट्स हैं ये काफी ज्यादा नीचे आ गए। और पिछले साल ही ये जो पायरेसी अटेम्प्ट इस एरिया में होते थे रेड सी के पास, इसको इंडियन ओशन हाई रिस्क एरिया से हटा लिया गया। तो पायरेसी के अटेम्प्ट्स अभी भी होते हैं, इवन पायरेसी अभी भी होती है, पर अभी वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जो बड़ा मुद्दा है ये हौतीस हैं, जो कि ज़्यादा एडवांस है सोमाली पायरेट्स से और ड्रोन के थ्रू हमला कर रहे हैं। हौतीस का यहाँ पर जो एजेंडा है ये इजराइल है। तो ये चीज़ हम जानते हैं, हमास के अगेंस्ट में इजराइल ने काफ़ी बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसके अंतर्गत गाजा में इजराइल ने चढ़ाई करी और कई फिलिस्तीनियों की इसमें जान गई, जिसके अगेंस्ट में हौतीस ने इजराइल एसोसिएटेड मर्चेंट वेसल्स को टारगेट करना चालू किया रेड सी और गल्फ ऑफ एडन एरिया के पास, जिसके अंतर्गत MV कैंप प्लूटो पर हमला किया गया था। ऑल्दो इनके द्वारा ये ज़रूर कहा जाता है कि ये इजराइल एसोसिएटेड शिप्स को ही टारगेट कर रहे हैं, पर जिस तरीके से हमलों का पैटर्न दिखाई दिया है ऐसा लगता है कि हर तरीके के वेसल्स को ये टारगेट कर रहे हैं, और ये इजराइल को अफेक्ट खाली नहीं करेगा, ये बाकी कंट्रीज़ को भी अफेक्ट करेगा। इंडिया का भी अच्छा खासा कार्गो इस रूट के थ्रू आता है। तो सुएज कनाल, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन वाला जो रूट है ये यूरोप से और मिडल ईस्ट से शॉर्टेस्ट रूट माना जाता है इंडिया को कनेक्ट करने के लिए। तो हमारे लिए इस रूट का सिक्योर होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और खाली हमारे लिए ही नहीं बल्कि चाइना के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और बाकी दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये रूट सिक्योर नहीं होगा तो जो दूसरा रूट है ये केप ऑफ गुड होप के पास से है, जो कि साउथ अफ्रीका के पास पड़ता है, और करीबन 40% यहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली कार्गो प्राइस बढ़ाएगा। साथ ही साथ टाइम तो यहाँ ज़्यादा लगेगा ही। तो जो छोटे मोटे गुड्स हैं उनका पैसा बढ़ जाएगा, जो कि इकोनॉमिकली इंडिया के लिए बहुत बुरा है। हमारा जो ऑयल है ये भी मिडल ईस्ट के थ्रू आता है और इसी रूट से आता है, तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, जो कि अल्टीमेटली सब चीज़ों के दाम बढ़ाएंगे। तो इंडिया के लिए ये रूट सिक्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 फ्लैगशिप डिस्ट्रॉयर्स इंडिया ने डिप्लॉय किए हैं। बाकी दोबारा ये चीज़ हम रिपीट करेंगे कि जो इंडियन नेवी का हाल ही में सफल ऑपरेशन हुआ था एंटी पायरेसी वाला, वो बड़ी सफलता थी, पर मेन मुद्दा वो नहीं है। मेन थ्रेट हमारे लिए हौतीस हैं और उनके ड्रोन अटैक हैं, जिसके अंतर्गत MV कैंप प्लूटो को टारगेट किया गया था। बाकी US नेवी द्वारा भी ये रिपोर्ट किया गया कि मल्टीपल अटैक्स हुए थे करीबन 15 कार्गो वेसल्स पर, जिसको US नेवी के डिस्ट्रॉयर्स ने नाकाम किया है।
तो अगर हम यहाँ पर पूरी पिक्चर को समझने की कोशिश करें तो हमारे लिए जो एंटी ड्रोन ऑपरेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं। और अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हमारे जो फ्लैगशिप डिस्ट्रॉयर्स हैं जिनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, क्या ये पूरी तरीके से लैस हैं ऐसे ड्रोन के अगेंस्ट में ऑपरेट करने के लिए और उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए? तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें बेसिक्स को समझना पड़ेगा। तो जब हमारे डिस्ट्रॉयर्स डिज़ाइन किए गए थे तो वो ऐसे ऑपरेशंस को दिमाग में रखकर डिज़ाइन नहीं किए गए थे। तो जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है हमारे डिस्ट्रॉयर्स की ये लिमिटेड है। ऑफेंसिव रोल में 16 ब्रह्मोस मिसाइल कैरी करी जाती हैं। डिफेंसिव रोल में 32 बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल्स कैरी करी जाती हैं। बाकी क्लोज रेंज इंटरसेप्शन के लिए AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम्स को यहाँ पर दिया गया है। तो किसी दूसरे वॉरशिप के अगेंस्ट में ये डिसेंट पेलोड है, इवन लैंड अटैक के लिए भी ये डिसेंट पेलोड है। लेकिन जब आप चीप ड्रोन्स के अगेंस्ट में बात करते हैं तो जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स कैरी करी जाती हैं डिस्ट्रॉयर्स द्वारा ये काफ़ी लिमिटेड है। ऑल्दो 32 भी बहुत कम नंबर नहीं है, अगर हम इन मिसाइल्स की एक्यूरेसी को देखें तो ये भी काफ़ी डिसेंट है। पर ये एक्सपेंसिव मिसाइल्स चीप ड्रोन के अगेंस्ट में इस्तेमाल करना समझदारी नहीं है। ऑल्दो ये चीज़ ज़रूर मेंशन करी गई है कि एंटी ड्रोन ऑपरेशंस के लिए इन डिस्ट्रॉयर्स में GPS जैमिंग और लेज़र डिवाइसेस को भी इंक्लूड किया गया है सरफेस टू मिसाइल्स के साथ। पर ये हौतीस के लॉटिंग मुनिशंस के अगेंस्ट में कितने इफेक्टिव होते हैं ये देखना अभी बाकी है। वहीं पर US की बात करें तो इनके द्वारा लेज़र सिस्टम्स को टेस्ट तो किया गया है, पर अभी तक जो डिस्ट्रॉयर्स यहाँ पर लगे हैं उनमें ये ऑन बोर्ड नहीं है। US के जो आर्ले बर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर हैं ये 90 से 96 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम्स के साथ आते हैं, जिनमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी हैं, साथ ही साथ एंटी शिप मिसाइल्स भी इंक्लूडेड हैं। अब ये नंबर्स कितने हैं इनको क्लियरली मेंशन नहीं किया जाता, पर एंटी शिप मिसाइल से ज़्यादा ही सरफेस टू एयर मिसाइल्स ये कैरी करते हैं और मोस्ट लाइकली 45 से ज़्यादा ही सरफेस टू एयर मिसाइल्स ये कैरी करते होंगे। साथ ही साथ इन्होंने सक्सेसफुली कई ड्रोन्स को शूट डाउन भी किया है मर्चेंट वेसल्स को सेव करते हुए। पर फिर भी ये एक्सपेंसिव मिसाइल्स इन चीप ड्रोन्स के अगेंस्ट में कोई बेहतर सॉल्यूशन नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम ऑल्टरनेटिव्स पर विचार कर सकते हैं और हल्की चीप मिसाइल्स को यहाँ पर इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है डिसेंट नंबर में। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि DRDO द्वारा V-SHORADs पर काम किया जा रहा है जो कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं। तो ये 15 से 20 किलोग्राम की मिसाइल्स 5 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर टारगेट को शूट करने में सक्षम है। तो ये बहुत हल्की मिसाइल्स हैं, साइज भी बहुत बड़ा नहीं है, तो इनको डिसेंट नंबर में शिप्स में रेट्रोफिट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये पहली बार नहीं हुआ कि ऐसी मिसाइल्स शिप में लगाई गई हैं। रशिया द्वारा ईगला M यूज़ करी जाती है, वहीं पर चाइना द्वारा HQ-10 कैटेगरी की मिसाइल्स कैरी करी जाती हैं जो कि 8 से 14 सेल लॉन्चर कन्फिग्रेशन में लगाई जा सकती हैं। तो ऐसे मल्टीपल लॉन्चर्स भी लगाए जा सकते हैं जो कि ड्रोन के अगेंस्ट में एक इफेक्टिव सॉल्यूशन होंगे। और इसके बाद AK-630 CAIWS है ही। तो क्योंकि हमारा जो रोल है इंडियन ओशन रीजन में ये बड़ा है और ऐसे ऑपरेशंस हमें फ्यूचर में कैरी आउट करने हैं, तो हमें अपनी एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज़ को डेफिनेटली मजबूत करना चाहिए। ऑल्दो अगर मर्चेंट वेसल्स को सेव करना है तो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से काम नहीं चलेगा, पर खुद को सेव करने के लिए डेफिनेटली ये एक कारगर सॉल्यूशन होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।